अभी मैं शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय एक संवेद कक्षा में हूँ। आप लोगों के सामने ज्योतिष शास्त्र से सामान्य ज्ञानम भाग 7 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी अभी का पाठ्यांश राहुवास विमर्श है। तो इसमें अब मैं राहु अथवा कालवास का विचार करने जा रहा हूँ। तो मार्गे माघे तथा पौषे पूर्वश्याम राहु संस्थितिः फाल्गुनी च तथा चैत्रे वैशाखे दक्षिणे भवेत् ज्येष्ठे तथा साढ़े मासे श्रावणे च पश्चिमे भाद्रे तथा श्विने मासे कार्तिके चोत्तरे भवेत्। मार्ग मतलब अग्रहण। अग्रहण पौष और माघ इन 3 मास में काल का वास, राहु का वास पूर्व दिशा में होता है। फाल्गुन चैत्र वैशाख इन 3 मास में काल का वास दक्षिण दिशा में होता है। ज्येष्ठ आषाढ़ एवं श्रावण मास में काल का वास पश्चिम दिशा में होता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक इन 3 मास में काल का वास उत्तर दिशा में होता है। यहाँ पर माघ, अग्रहण, माघ, पौष आदि जो मास का जिक्र किया गया है, इस मास को हम चांद्र नहीं समझेंगे, सौर मास समझेंगे। यहाँ पर सौर मास का ग्रहण किया जाएगा। राहुवास के विचार करने में सौर मास ग्रहण करेंगे। अब राहु अथवा काल का विमर्श सौर मास के आधार पर होता है। काल विचार जानने के लिए, कालवास जानने के लिए सर्वप्रथम सौर मास को जानना आवश्यक है। यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जान लेना चाहिए कि जब सौर मास का पहला महीना वैशाख महीना होता है, तो वैशाख महीना सौर वैशाख कब प्रारंभ होता है? तो जब मेषे रवि होता है, सूर्य जब मेष में प्रविष्ट होते हैं तब वैशाख मास की प्रवृत्ति होती है, सौर मास की प्रवृत्ति होती है, सौर मास का प्रारंभ होता है। तो मेष राशि में प्रवेश करने पर राशि अंश 0 रहेगा। राशि के स्थान पर 0 और अंश के स्थान पर भी 0 होगा। अंश कला विकला आदि कुछ रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन राशि के स्थान पर 0, अंश के स्थान पर 1, तीसरे दिन राशि के स्थान पर 0 और अंश के स्थान पर 2। इस तरह से आगे एक एक करके बढ़ता जाएगा। 29वां दिन में अंश के स्थान पर 29 होगा और 30वां दिन पर जाकर के वह अंश के स्थान पर 0 हो जाएगा और राशि के स्थान पर 1 हो जाएगा। राशि के स्थान पर 0 होने का मतलब हुआ कि सूर्य का प्रवेश मेष राशि में है। अभी 1 यदि हो जाएगा राशि के स्थान पर तो उसका मतलब हम समझेंगे कि सूर्य का प्रवेश वृष राशि में हो चुका है। इसी तरह से 1 राशि बढ़ा करके हम समझेंगे। तो इस तरह से फिर जब वृषे रवि हो जाएगा तो राशि के स्थान पर 1, अंश के स्थान पर 0 संक्रांति के दिन। फिर उसके 1 दिन बाद अंश के स्थान पर 1 हो जाएगा। राशि के स्थान पर अब 1 ही रहेगा अभी 1 महीना तक। उसके बाद दूसरे दिन राशि के स्थान पर 1, अंश के स्थान पर 1 हुआ। फिर तीसरे दिन अंश के स्थान पर 2 होगा। इसी तरह से इसी क्रम से यह फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। जब फिर 1 29 होगा, 1 अंश 29 कला, उसके अगले दिन फिर जाकर के 1 बदल जाएगा। राशि के स्थान पर 1 के बदले में 2 आ जाएगा। 2 का 0 के अंश के स्थान पर 0 हो जाएगा। तो 2 0 फिर कला विकला होगी। तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में हो चुका है। इस तरह से हम जब मेषे रवि होगा तो वैशाख मास समझते हैं। वृषे रवि होने पर ज्येष्ठ मास होता है। मिथुने रवि होने पर आषाढ़ मास। कर्के रवि होने पर श्रावण मास। सिंहे रवि होने पर भाद्रपद
मतलब हुआ कि जब सूर्य का संक्रमण सिंह में होगा तब भाद्रपद महीना होगा। जब सूर्य का संक्रमण मेष में हुआ, मेष राशि में हुआ तो वैशाख मास। जब सूर्य का संक्रमण वृष राशि में हुआ तो ज्येष्ठ मास। मिथुने रवि, जब सूर्य का संक्रमण मिथुन राशि में हुआ तो आषाढ़ मास। जब सूर्य का कर्के रवि, जब सूर्य का संक्रमण कर्क राशि में हुआ तो श्रावण मास। सिंहे रवि, जब सूर्य का संक्रमण सिंह में हुआ तो भाद्रपद मास। कन्यायाम रवि, जब सूर्य का संक्रमण कन्या राशि में हुआ तो आश्विन मास। तुलायाम रवि, जब सूर्य का संक्रमण तुला राशि में हुआ तो कार्तिक मास। वृश्चिके रवि, जब सूर्य का संक्रमण वृश्चिक राशि में हुआ तो अग्रहण मास। धनुषी रवि, जब सूर्य का संक्रमण धनु राशि में हुआ तो पौष मास। मकरे रवि, जब सूर्य का संक्रमण मकर राशि में हुआ तो माघ मास। कुंभे रवि, जब सूर्य का संक्रमण कुंभ राशि में हुआ तो फाल्गुन मास। और मीने रवि, यह सौर मास का अंतिम मास है, चैत्र मास। जब सूर्य का संक्रमण मीन राशि में होगा तो सौर मास का नाम मतलब चैत्र मास हम समझेंगे। चैत्र मास, चैत्र नाम का जो सौर मास है वह संक्रांति के दिन से शुरू होता है। इस तरह से। और पंचांग में जो लिखित मास का नाम रहता है वह चांद्रमास होता है, वह सौर नहीं होता है। तो इस तरह से हम काल का विचार सौर मास के आधार पर करते हैं। तो जैसे अभी वर्तमान में सूर्य की संक्रांति हुई है, आज सूर्य 2 राशि आदि सूर्य की राशि आदि है 2, 1, 36, 40, अर्थात सूर्य 2 बीत करके तीसरी राशि में है। तीसरी मतलब मिथुन राशि के एक अंश पर सूर्य 36 कला और 40वीं कला पर आज रहेंगे। मास आदि है आज। तो मिथुन रवि हो चुका है, कल ही हुआ है मिथुन रवि। तो मिथुन रवि में आषाढ़ मास हुआ। आषाढ़ मास में काल का वास पश्चिम दिशा में होता है। तो जब काल पश्चिम में रहेंगे तो दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा, दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित होगी, उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा विहित होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि सम्मुख और दहिन काल वर्जित है। स्त्री यात्रा में सम्मुख और दहिन काल वर्जित है। जब स्त्री की शादी होती है तो ससुराल जाती है, ससुराल के वधु प्रवेश होता है और फिर मायके आती है, मायके से फिर ससुराल जाती है, वीरांगमन कहलाता है वह। और जब तीसरा आगमन होता है, वीरांगमन करके जब फिर अपने मायके चली आती है और फिर तीसरी बार जब ससुर के घर पति के घर जाएगी तो वह सामान्य यात्रा कही जाती है। तो इस स्त्री की सामान्य यात्रा में काल का विचार किया जाता है। तो इस काल के विचार में दक्षिण, दहिन और सम्मुख काल वर्जित है, वाम और पृष्ठ काल विहित है। यात्रा में विहित है, अर्थात जब काल का वास यात्रा करने वाली की पृष्ठभाग में अथवा वाम भाग में पड़ेगा काल तो तब यात्रा की जा सकती है। और दहिन भाग में अथवा सम्मुख भाग में यदि काल पड़ता है तो यात्रा नहीं की जा सकती है। तो दहिन और सम्मुख काल वर्जित है। तो सामान्य रूप से अब हम इस तरह से समझते हैं कि अग्रहण से 3-3 मास करके दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इस क्रम से रखते हैं और काल का बात समझते हैं कि अग्रहण पौष माघ पूर्व में रखे तो काल का मास पूर्व हुआ। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख को दक्षिण में रखे तो काल का वास इन तीनों महीना में दक्षिण हुआ। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास को पश्चिम में रखे तो इन तीनों मास में काल का वास पश्चिम हुआ।
भाद्रपद आश्विन कार्तिक मास को उत्तर में रखे तो इस तीनों मास में काल का वास उत्तर हुआ, ऐसा समझना चाहिए। तो काल का वास हम समझ गए, सौरमास भी समझ गए कि सूर्य मतलब सूर्य के संक्रमण दिन से सौरमास का प्रारंभ होता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक सौरमास का एक अंश 100 दिन होता है। इस तरह से हम काल का वास समझ गए। काल वास का प्रयोजन क्या है? यह स्त्री यात्रा और गृहारंभ एवं प्रवेश में कालवास का विचार किया जाता है। तो गृहारंभ एवं प्रवेश में सम्मुख काल वर्जित है और स्त्री यात्रा में सम्मुख एवं दहिन काल वर्जित है। दाया भाग में भी यदि काल का वास रहता है, काल बढ़ते हैं तो यात्रा वर्जित हो जाती है, यात्रा नहीं की जा सकती है, निषिद्ध माना जाता है। तो इस तरह से वर्तमान समय में काल अभी पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में काल रखने पर पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम जाने पर सम्मुख होगा और दक्षिण दिशा की यात्रा करने पर काल दायां भाग में पड़ेगा। तो पश्चिम काल रहने पर पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित है, पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। फिर जब काल उत्तर चले जाएंगे तो उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित हो जाएगी। पश्चिम जाने पर उत्तर काल में जब काल का वास उत्तर होता है तब पश्चिम की दिशा में जाने पर वालों के लिए वह दहिन भाग में पड़ेगा और उत्तर दिशा की यात्रा करने वालियों के लिए सम्मुख काल पड़ेगा। तो सम्मुख और दहिन काल वर्जित है। इसीलिए जब काल उत्तर दिशा में रहेगा भाद्रपद आश्विन कार्तिक में, तो उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित होगी, पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा प्रशस्त होगी। उसके बाद जब पूर्व दिशा में काल का वास होता है, काल का वास जब पूर्व दिशा में होता है तो पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित होगी। उत्तर जाने वालियों को काल दहिन भाग में पड़ेगा और पूर्व जाने वालियों को पूर्व दिशा की यात्रा करने पर वह उसका काल सम्मुख भाग में पड़ेंगे। तो यह सम्मुख और दहिन काल वर्जित है। तो पूर्व में काल का वास जब होगा तो उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा निषिद्ध है, पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा विहित है पूर्व में काल के रहने पर। जब काल दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित हो जाएगी। दक्षिण में काल रहने पर पूर्व दिशा की यात्रा करने वालों के लिए दहिन काल हो जाता है और दक्षिण की यात्रा करने वालों के लिए सम्मुख। तो दक्षिण काल रहने पर दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा नहीं की जाएगी। पश्चिम में काल रहने पर पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित होगी। उत्तर में काल रहने पर उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित होगी। पूर्व में काल रहने पर पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित होगी, शेष यात्रा विहित होगी। इस तरह से हम काल वास का ज्ञान करते हुए इसका प्रयोजन भी जान गए। अब इसमें कहीं कोई यदि शंका हो तो इस शंका को रखेंगे, जिसका समाधान मैं करूँगा। इसी के साथ आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है।